हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से हम आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। मित्रों, आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो है विश्वसनीयता, यानी इसको हम लोग रिलायबिलिटी भी बोलते हैं। विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी रिसर्च मेथोडोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है या टॉपिक कह सकते हैं। बिना हम रिलायबिलिटी की कोई भी रिसर्च एरिया में काम नहीं कर सकते हैं। विदाउट रिलायबिलिटी की कोई भी टूल्स या हमारे पास जो भी क्वेश्चनायर होता है वो हम ठीक ढंग से कार्य नहीं कर सकते हैं। और यह एक जो है रिसर्च पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और साथ ही साथ यूजीसी नेट जेआरएफ और साथ ही साथ पीजीटी एजुकेशन जो टीचर एजुकेशन से दे रहे हैं, या इस बार दिसंबर में जो एग्ज़ाम होने वाला है नेट जेआरएफ का, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम यहाँ पे ये जानेंगे कि विश्वसनीयता होती क्या है, रिलायबिलिटी होती क्या है। हम इसके अर्थ को समझेंगे, इसके मतलब को समझेंगे, और हम समय रहा तो आगे हम यह भी बात करेंगे विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक, तो आइए बिना समय गंवाए हुए हम लोग देखते हैं कि विश्वसनीयता क्या होती है। अब जैसे मान लीजिए कोई भी अनुसंधान करता सबसे पहले क्या करता है, जब उसका टॉपिक सेलेक्ट हो जाता है। ध्यान से समझिए, इसकी ज़रूरत कब पड़ती है। तो इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब अनुसंधान करता रिसर्च स्कॉलर का कोई टॉपिक अलॉट हो जाता है। टॉपिक मतलब कोई समस्या का चयन हो जाता है। किसी समस्या का चयन हो जाता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा मित्रों, चयन हो जाता है तो उसके बाद क्या करता है, उसे एक टूल्स का निर्माण करना होता है। किसका निर्माण करना होता है मित्रों? टूल का यानी उपकरण का निर्माण करना होता है। उपकरण का निर्माण करना होता है। उपकरण बोले तो यानी इसका निर्माण क्यों किया जाता है? इसके निर्माण के इसलिए किया जाता है क्योंकि जिसके द्वारा हमें डाटा इकट्ठा करना होता है, यानी डाटा एकत्र जिससे किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टूल्स यानी उपकरण बोल देते हैं। ठीक है, जिसके द्वारा हम जो है डाटा का कलेक्शन करेंगे या डाटा का एकत्रीकरण करेंगे या प्रदत्तों का संकलन करेंगे, उसे हमें कलेक्ट करने के लिए टूल्स का उपयोग किया जाता है। और इस टूल्स की सहायता से डाटा इकट्ठा करते हैं। अब डाटा इकट्ठा तो टूल से करते हैं, लेकिन अब यहाँ प्रश्न आपके सामने आ जाता है कि टूल कितना विश्वसनीय है। मित्रों, यही सबसे बड़ी बात होती है। विश्वसनीय टूल आपका कितना रिलायबल है या रिलायबिलिटी उसके अंदर कितनी है, कितना विश्वसनीयता है उस टूल के अंदर, इसी का परीक्षण करना होता है। तो अब बेसिक बैकग्राउंड आपका यही था, इसमें यही निहित था कि विश्वसनीयता कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो हम टूल्स के जब डाटा इकट्ठा करने के लिए टूल्स का निर्माण करते हैं या टूल लागू करते हैं तो उसकी विश्वसनीयता चेक करते हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं इसी में। तो जब हमको टूल्स की विश्वसनीयता चेक करनी होती है तो क्या होता है कि जब मापन उपकरण या परीक्षण की यह विशेषता बताती है कि परीक्षण किस सीमा तक चर त्रुटियों से मुक्त है, यानी विश्वसनीयता का शाब्दिक अर्थ विश्वास करना है। यानी विश्वसनीयता का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है विश्वास करना। ठीक है, विश्वास करना होता है। जैसे अब हमने कोई टूल्स बनाया, अब आप टूल्स का कितना भरपूर सही तरीके से इस्तेमाल कर पा रहे हैं, किसी रिसर्चर या गाइड जो भी विद्वान हैं उस पर उसका विश्वास है या नहीं है, इसी के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले विश्वसनीयता का जो शाब्दिक अर्थ है कि विश्वास करना। ठीक है, बेसिक बात हो गई। फिर इसके अंतर्गत हम लोग क्या जानना चाहते हैं कि अतः विश्वसनीय परीक्षण वह परीक्षण है जिस पर विश्वास किया जा सके। यदि किसी परीक्षण का प्रयोग, अब इसका सही मतलब यहाँ पे हम समझ सकते हैं, यदि किसी
परीक्षण का प्रयोग, यदि किसी परीक्षण का प्रयोग, यदि किसी परीक्षण का प्रयोग बार बार ठीक है, बार बार उन्हीं छात्रों पर किया जाए, ठीक है, किया जाए तथा वे छात्र बार बार समान अंक प्राप्त कर रहे हों, बार बार समान अंक प्राप्त कर रहे हों। ध्यान से समझिएगा बात, कर रहे हों यानी हम किसी परीक्षण का बार बार हम उन्हीं विद्यार्थियों, उन्हीं छात्रों पर हम कर रहे हैं तथा वे बार बार समान अंक प्राप्त कर रहे हों, तो परीक्षण को विश्वसनीय कहा जाता है। मतलब समझ गए होंगे मित्रों कि अगर हम किसी परीक्षण को हम किसी विशेष विद्यार्थियों के ऊपर बार बार अगर इम्प्लीमेंट करते हैं या अनुशासित करते हैं या प्रसारित करते हैं और उस परीक्षण के बाद हमारे पास जो परिणाम आते हैं बार बार समान अंक लेकर आते हैं, तो हम कहेंगे कि जो हमने परीक्षण बनाया है या परीक्षण कर रहे हैं वह कैसा है, एक विश्वसनीय है या उसके अंदर विश्वसनीयता है। अतः परीक्षण की विश्वसनीयता का संबंध प्राप्तांकों में अस्थायित्व से होता है। किससे मतलब होता है? अस्थायित्व, यानी आपके पास जो अंक प्राप्त कर रहे हैं उसके अंतर्गत वो अस्थायित्व है, यानी कंसिस्टेंसी है कि नहीं, कंसिस्टेंसी ये होने बहुत ज़रूरी होती है। उनके अंकों में कंसिस्टेंसी है या नहीं, इस बात का वह परिणाम होता है। यदि परीक्षण से प्राप्त अंकों में अस्थायित्व है तो परीक्षण क्या कहलाएगा? विश्वसनीय कहलाएगा। विश्वसनीय। अगर परीक्षण के अंकों में अस्थायित्व यानी कंसिस्टेंसी है तो परीक्षण हमारा क्या कहलाएगा मित्रों? विश्वसनीय कहलाएगा। विश्वसनीय कहलाएगा। अतः परीक्षण की विश्वसनीयता का संबंध प्राप्तांकों से हो जाता है। यदि परीक्षण के प्राप्त अंकों में अगर वह कंसिस्टेंसी नहीं झलकती है, नहीं होता, तो वह परीक्षण विश्वसनीय नहीं कहलाता है। अब जैसे उदाहरण के लिए हम आपको एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। अब जैसे मान लीजिए यदि किसी बुद्धि परीक्षण, कोई हम एक बुद्धि परीक्षण करना चाहते हैं, बुद्धि परीक्षण करना चाहते हैं, ठीक है। बुद्धि परीक्षण से अब देवेश, मान लीजिए कोई एक नाम हम ले लेते हैं, देवेश का हम क्या करना चाहते हैं? बुद्धि परीक्षण करना चाहते हैं। अब इसके हम बुद्धि लब्धि, मान लीजिए कोई हमने परीक्षण प्रसारित किया, इसकी एक बार बुद्धि लब्धि जो IQ वैल्यू है वो आ जाती है, बुद्धि लब्धि जिसको हम बोलते हैं 110 आती है पहली बार में। पहली बार जब हम कोई परीक्षण करते हैं, टेस्ट लेते हैं, तो उसका IQ लेवल कितना आ जाता है? 110 आ जाता है। अब 15 दिन के बाद, यानी 15 दिन बाद फिर हम कोई एक परीक्षण प्रसारित करते हैं उस पर, ठीक है। उसी परीक्षण को पुनः प्रसारित करते हैं तो उसकी बुद्धि लब्धि उस बार जो है लगभग आ जाती है 120 के लगभग, सपोज 120 के लगभग उसकी IQ लेवल है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जो देवेश की जो बुद्धि लब्धि है या बुद्धि है वो मतलब एक सही स्तर से जा रही है,
या उसके अंदर कंसिस्टेंसी दिखाई दे रही है, मतलब 110, 115, 120 अगर ऐसे आती है तो हम यह कहेंगे कि परीक्षण विश्वसनीय है या विश्वसनीय परीक्षण कहा जाएगा। परंतु यदि मतलब अगर 110 से 120 के बीच में आ रही तो ये कहा जाएगा परीक्षण कैसा है, विश्वसनीय है, हमारा विश्वसनीय है। लेकिन अगर यहीं पे हमको ये दिखाई दे, जैसे पहली बार उसका आईक्यू लेवल आया 110, लेकिन हम 15 दिन बाद जो है वही परीक्षण करें और उसका आईक्यू लेवल आ जाए 140 या इससे घट करके 90 हो जाए या 80 हो जाए, तो इस तरीके की जो परिघटनाएं आपको देखने को मिलेंगी, तो इस केस में हम कहेंगे कि वो जो परीक्षण आपने बनाया जिसके द्वारा बुद्धिलब्धि की परीक्षण किया जा रहा है वो विश्वसनीय नहीं है, वह विश्वसनीय नहीं है, यानी अविश्वसनीय परीक्षण है। मतलब फ्लक्चुएशन थोड़ा बहुत आना चाहिए, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आना चाहिए। अब अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा जो है विश्वसनीयता किस तरीके के राशि या मापन में होता है, तो जैसे भौतिक मापन की तुलना में सामाजिक तथा वैज्ञानिक मापन सामान्यतः कम विश्वसनीय होते हैं। जैसे कहने का मतलब है यहाँ पे कि जो भौतिक मापन होते हैं वो अधिक विश्वसनीय होते हैं, विश्वसनीय। अब भौतिक मापन जैसे हो गया किलोग्राम हो गया, ग्राम हो गया, ठीक है, लीटर हो गया, ठीक है, मीटर हो गया, तो ये सब जो मापे देख रहे हैं आदि, ये सब आपके भौतिक माप, ये बिल्कुल एग्जैक्ट बताते हैं कितने किलोग्राम, कितना ग्राम, कितना लीटर, कितना मीटर। तो ये भौतिक मापन जो होते हैं, सामाजिक मापन, सामाजिक अथवा वैज्ञानिक मापनों से प्रायः अधिक होते हैं, प्रायः अधिक विश्वसनीय होते हैं, ठीक है। और कौन अधिक होता है, ये जो भौतिक मापन होते हैं, मतलब अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो विश्वसनीय होते हैं मापन में, सामाजिक एक हम पैरामीटर बनाते हैं, सामाजिक परीक्षण बनाते हैं, वैज्ञानिक परीक्षण बनाते हैं, भौतिक मापन परीक्षण बनाते हैं, तो उनमें सबसे विश्वसनीय कौन से परीक्षण होते हैं, तो आप भौतिक मापन जितने होते हैं वो सबसे ज़्यादा विश्वसनीय पाए गए हैं अभी तक, ठीक है। फिर इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, तो जो भौतिक मापन के विश्वसनीय, जो भौतिक मापन है, भौतिक मापन के विश्वसनीय होने के क्या कारण हैं, भौतिक मापन के विश्वसनीय होते के क्या कारण हैं, तो इसके प्रमुख 3 कारण होते हैं मित्रों, ये भी याद करिए, ये सब जरूरी है जानकारी, छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से। भौतिक मापन के विश्वसनीय होने के 3 कारण, पहला है भौतिक विशेषताओं का मापन प्रत्यक्ष विधि से किया जाता है, प्रत्यक्ष विधि का, चूँकि भाई आप 1 किलो चीनी ले रहे हैं तो आप सामने से लेते हैं तो पता होता है कि हाँ यहाँ पे 101 किलो पूरा चीनी है या नहीं है, तो ये प्रत्यक्ष विधि से मापन होता है, तो इसका पहला रीज़न ये हो गया। दूसरा रीज़न आपके पास ये होता है कि जो भौतिक विशेषताएं हैं साधारणतः अस्थायी प्रकृति की होती हैं। कैसे मित्रों, अस्थायी प्रकृति की होती हैं, यानी कंसिस्टेंसी उसमें दिखाई देता है। तीसरा गुण उसका जो हो जाता है, भौतिक विशेषताओं के मापन प्रयुक्त उपकरण यथार्थ होना कहे जा सकते हैं। इनका मतलब जो भौतिक मापन के जो प्रयुक्त उपकरण हैं, यानी उपकरण या टूल्स जो होते हैं वो ज़्यादा यथार्थ होते हैं, ज़्यादा यथार्थ होते हैं।
तो ये 3 इसके बेसिक रीजन है जिसके द्वारा जो है हमारा जो भौतिक मापन है अधिक विश्वसनीय होते हैं। अब हम लोग इसी क्रम में यह देख लेंगे कि ये जो विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधियां कौन कौन सी हैं। विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधियां, बस इतने बारे में जानकारी, लेकिन बाकी जो विधियां होंगी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग रिलायबिलिटी, तो जिसमें सबसे पहली जो विधि होती है मित्रों वो होता है परीक्षण पुनर्परीक्षण, यानी टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, जिसको हम परीक्षण पुनर्परीक्षण बोलते हैं। दूसरा होता है इक्विवेलेंट फॉर्म रिलायबिलिटी, इक्विवेलेंट फॉर्म रिलायबिलिटी, ठीक। और इसमें होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी को बोलते हैं समतुल्य परीक्षण विश्वसनीयता। तीसरा इसके अंतर्गत है स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी मेथड, ये होता है। चौथा जो होता है इसमें, जो चौथा इसके अंतर्गत होता है मित्र, वो होता है तार्किक समतुल्यता परीक्षण, यानी रेशनल इक्विवेलेंस रिलायबिलिटी। तो ये मुख्य रूप से, यानी इसको हम तार्किक समतुल्यता परीक्षण कहते हैं। तो ये हमारे कुछ बेसिक मेथड्स होते हैं और इसी मेथड्स के द्वारा हम लोग रिलायबिलिटी तैयार करते हैं। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो होंगे तो इसमें हम ये जो चारों आपके सामने लिखे हैं बारी बारी से हम प्रत्येक वीडियो या प्रत्येक टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लेंगे कि टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी कैसे टेस्ट की जाती है, इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी कैसे टेस्ट की जा सकती है, इसको हम कैसे टेस्ट करते हैं, स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी मेथड, और रेशनल इक्विवेलेंस एंड रिलायबिलिटी कैसे टेस्ट की जाती है। तो हम लोग फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक मित्रों जय हिंद।